एक कहावत है, तेल देखो तेल की तार देखो। और अगर ये कहावत मैं चाय के सिलसिले में कहूं तो ये कहा जाएगा, चाय देखो चाय का रंग देखो। वैसे चाय के रंग को देखकर चाय का जो स्वाद है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे रंग की अहमियत और चाय और राजनीति की समानता बहुत कुछ कहती है। वैसे ही रंग की अहमियत राजनीति में भी दिखाई पड़ती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना झंडा होता है, झंडे का रंग होता है और उस पार्टी का एजेंडा होता है। कोई भगवा रंग को आगे बढ़ाता है तो कोई लाल सलाम बुलंद करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इतिहास में राजनीतिक जो नेता हैं उनके भी रंग बदलने के किस्से कम नहीं हैं। चलिए इतिहास छोड़ते हैं और आज की बात करते हैं। और आज चाय गरम में सबसे पहली चुनावी खबर की बात करते हैं। आज प्रियंका गांधी गाजियाबाद में थी, एक ग्रैंड रोड शो किया और अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर कांग्रेस की ताकत का उन्होंने एहसास कराया। प्रियंका गांधी यहां पर अपनी गाजियाबाद की उम्मीदवार डॉली के लिए वोट मांगने के लिए गई थी। पूर्व मेयर हैं डॉली शर्मा। प्रियंका गांधी खूब मेहनत कर रही हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से लाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। 2019 के रण को जीत दिलाने के लिए प्रियंका मेहनत कर रही हैं। गाजियाबाद में पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाने। ये सीट क्यों अहम है ये भी जानना बेहद जरूरी है। यहां से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज बब्बर उनको तकरीबन 5 लाख वोटों से हराया था। और इस बार उनके सामने डॉली शर्मा मैदान में हैं तो एसपी और बीएसपी की टिकट से सुरेश बंसल मुकाबला कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर देखी। अब आपको आज की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जो ये कह सकते हो आप कि आज का चुनावी ड्रामा इसी तस्वीर से साबित होता है। आज मथुरा से बीजेपी की जो सांसद हैं और मौजूदा कैंडिडेट हैं हेमा मालिनी, वो किस अंदाज में नजर आई वो आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कुछ दिनों पहले खेत में फसल काटने के लिए आई थी, लेकिन आज ट्रैक्टर के साथ उन्होंने वोट मांगे हैं। हेमा मालिनी जो बॉलीवुड की बसंती है, आज ट्रैक्टर पर सवार हो गई वोटों के लिए। थोड़ी दूर ट्रैक्टर चलाया और फिर खुद को किसानों का हमदर्द जताते हुए जीत दिलाने की अपील की है। याद होगा आपको गेहूं वाली वो तस्वीर जो खूब वायरल हुई थी, और उसके बाद कैसे धूप में थोड़ी देर निकली और उसके बाद उनके सहयोगी छाता लेके सामने आ गए थे। अब इस तरीके से ट्रैक्टर पर वोट मांगे उन्होंने। आप हाथ उठा कर बताइए जिताएंगे कि नहीं। सबका हाथ उठा के उठाओ भैया। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं यही आपको कहने के लिए आई हूँ कि 18 तारीख को जो चुनाव है उसमें आप सबको जाकर वोट देना है। किसको वोट देंगे माता जी? चाय कड़क और गर्म ही अच्छी लगती है। वैसे चुनावी मौसम है तो इसमें भी बयान जब तक कड़क और गर्म नहीं होते मजा नहीं आता। ऐसे ही बयान इस वक्त जोरों से चल रहे हैं, दोनों तरफ से चल रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जब इधर से प्रहार होता है तो उधर से जवाब दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर क्या निशाना साधा। चुनाव के बाद होगी, दूसरा चौकीदार होगा। चुनावी मौसम में सियासी दलों के नेताओं में एक दूसरे पर वार पलटवार की होड़ लगी है। एक से बढ़कर एक डायलॉग के सहारे विरोधियों को पस्त करने का सिलसिला चल रहा है। नागपुर में कांग्रेस की रैली में राहुल ने सीधे पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। जेल में दूसरा चौकीदार होगा, जेल के बाहर दूसरे चौकीदार होंगे। इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष अपना पुराना डायलॉग भी दोहराते नजर आए।
मंच पर राहुल ने जैसे ही चौकीदार शब्द बोला, भीड़ से लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर राहुल मुस्कुराते हुए भी दिखे। अच्छा, नारा सुन रहे हैं तो सुना देते हैं। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये देखिए, पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जनता देखती रह गई। 5 साल बाद पता लगा भैया नारा बदल गया, चौकीदार चोर। राहुल गांधी पर पलटवार में बीजेपी ने भी देर नहीं की। अमेठी से राहुल के मुकाबले चुनाव मैदान में उतरी स्मृति ईरानी ने जवाब में अगस्ता वेस्टलैंड डील का जिक्र किया। आज ये खुलासा हुआ है कई अखबारों में कि राहुल गांधी का नाम आया है अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में। इससे पहले भी पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया हाउसेस के माध्यम से जमीन की खरीद फरोख्त में, 2G के घोटाले में लिप्त लोगों से विशेष आर्थिक व्यवस्थाओं का लाभ उठाने में राहुल गांधी का नाम आया है। समय आ चुका है कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष को जनता को बतलाना होगा कि वो हर व्यक्ति जिसने देश को लूटा है उसके साथ लिखा पढ़ी करके अपने हस्ताक्षर के साथ राहुल गांधी ने क्यों आर्थिक सुख भोगा, और इस पे स्पष्टीकरण अब समय आ चुका है कि राहुल गांधी को देश को देना चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अमेठी में राहुल और स्मृति के बीच जोरदार जंग देखने को मिली थी। माना जा रहा है कि इस बार भी ये कहानी दोहराई जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं? अब आप कहेंगे कि इससे पहले जो खबर देख रहे थे उसे देखकर तो मैं या तो बकवास कर रहा हूं या ये खबर नहीं हो सकती, लेकिन है, ऐसी ही खबर है। दरअसल पुणे में राहुल गांधी पहुंचे थे और जब कॉलेज स्टूडेंट के बीच में उनसे कुछ सवाल किए गए तो राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मतभेद अलग चीज है, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्या कहा राहुल गांधी ने, एक बार पहले उस पर नजर डालिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करता हूं। उसके बाद राहुल की सभा में ही मोदी मोदी के नारे लगे, राहुल मुस्कुराते रहे इस दौरान। और ये जो तस्वीर थी, ये बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर सामने आई है। अब चाहे इसे ट्रोल किया जाए या कुछ और, लेकिन हाँ, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आइए आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। Cannot be devoid of love and affection for family and for people around you. And not only family. Yeah, for people around you, for an extent. Look, more. I love Mr. Narendra Modi. No, I do. I genuinely have no hatred towards the man at all. Viral ho gaya. I have no anger. Simmer down, he's saying something, yes. I have no anger, but I have no anger towards or hatred towards Mr. Narendra Modi. He has anger towards me. It's fine, no problem. I have no anger towards the man. तो है ना ये अजब तस्वीर। वैसे चुनाव आता है ना तो कई सारी अजब तस्वीरें सामने आती है। अब एक ऐसी ही अजब तस्वीर चुनाव के मौसम में कैसे सामने आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, वो आपको दिखाते हैं। दरअसल वहां पर पत्नी पीड़ित संघ है और उनके प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि ये जो पूरा इनका संगठन है, अब ये भी पत्नी अत्याचार विरोधी संघ चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर रहा है। बहुत सारी घोषणाएं भी की है और ये घोषणाएं आपको बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि ये बताती है कि कैसे चुनाव के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इनके जो प्रमुख है दशरथ देवड़ा, वो अब लोगों से वोट मांग रहे हैं। इससे पहले भी वो कई सालों तक विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्हें इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। अहमदाबाद से एक बार फिर से वो मैदान में है। पत्नी अत्याचार विरोधी संघ से वो मैदान में ताल ठोकेंगे। उनका कहना है कि अगर वो जीते तो संसद में प्रताड़ित पतियों की आवाज उठाएंगे। पत्नी अत्याचार विरोधी संघ के प्रमुख ने यह कहा है कि वो राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की भी मांग करेंगे। तो कांग्रेस की खबर करते करते मेरी चाय आधी खाली हो गई है। मैं इसे फिर से भरवाता हूं क्योंकि अगली खबर जो है वो बीजेपी से जुड़ी है और बीजेपी भी तो पूरी भरी हुई है। दरअसल बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में खूब प्रहार कर रही है, कांग्रेस पर भर भर के प्रहार कर रही है और ये प्रहार चारों खाने से हो रहा है। कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हुए प्रहार करते हैं तो कहीं से अमित शाह ताल ठोकते हैं। देखिए रिपोर्ट।
पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। वो लगातार रैलियां कर पार्टी की जीत तय करने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपी के सहारनपुर, अमरोहा में रैली की और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक तरफ विपक्ष पर हमला किया तो दूसरी तरफ वोटर्स को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनकी सरकार विकास के काम में दिन रात जुटी रही। साथियों, मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि सारे काम पूरे हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने ईमानदारी से दिन रात एक करके आपके जीवन को आसान बनाने, देश के विकास के लिए हर पल दौड़ता रहा हूं, काम करता रहा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी चुनाव जीतने के लिए वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अपोजिशन को डिमोरलाइज करने के लिए जो करना है वो सब चीजें कर रहे हैं। पीएम मोदी जहां आक्रामक नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी तीखे तेवरों के साथ पलटवार कर रही है। इससे आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे अमित शाह पूर्वांचल के दौरे पर हैं, पूर्वांचल साधने के लिए उतरे हुए हैं और भी कई जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एयर स्ट्राइक का मुद्दा उठाया तो उधर से कांग्रेस की तरफ से भी जमकर पलटवार हुआ। जब एयर स्ट्राइक हुई, देश भर के अंदर खुशी की लहर, कहीं पटाखे चलते थे, कहीं शहीदों के तस्वीरों पर मालाएं लगाई जाती थी, मिठाइयां बढ़ती थी, देश भर में उल्लास था। मातम दो ही जगह पे छाया, एक तो पाकिस्तान में छाया था, स्वागाई रूप से छाना चाहिए, और दूसरा मातम छाया था, राहुल गांधी के चेहरे पर मातम दिखाई पड़ता था। राहुल बाबा जरा उदास। मोदी जी और अमित शाह जी अक्सर अपने हर विरोधी को पाकिस्तान प्रस्त, राष्ट्र विरोधी पिछले 10 साल से इस प्रकार की उपमाएं देते आए। गाली गलौज, राजनीति का स्तर और परिपाटी का हर बार उल्लंघन करना और उसे और नीचे ले जाना, ये लगता है कि उनकी शैली और चरित्र का हिस्सा बन गया है। तो चुनाव में अजब गजब रंग भी दिखाई पड़ते हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जहां से इस बार अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है। तो उनको टक्कर कौन दे रहा है, वो शख्स आपको जानना बेहद जरूरी है। उनका उपनाम, यानी कि जिस नाम से वो जाने जाते हैं, वो है अर्थी बाबा। कैसे वो चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए उतरे हैं, कैसे वो निरहुआ और अखिलेश को सामने से पर्चा दाखिल कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इनका जो खास अंदाज है वो लोगों को खूब लुभा रहा है। इन्होंने अपनी सारी जो बातें हैं, जो वादे हैं, वो इस तरीके से तख्ती बनाकर लगाई हुई है। अर्थी के ऊपर बैठकर ये प्रचार कर रहे हैं, अपना चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इनके जो समर्थक हैं उनकी तादाद भी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चुनावी मैदान में आपने रथ देखा होगा, गाड़ियां देखी होगी, लेकिन अर्थी बाबा एमबीए की ये जो तस्वीरें हैं ये लोगों को खूब लुभा रही है। आजमगढ़ से ये दो दिग्गजों को टक्कर देने के लिए उतरे हैं। बीजेपी के निरहुआ तो अखिलेश यादव को ये कितनी चुनौती दे पाएंगे देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या भारत की नहीं पूरे विश्व की है। आज मैं
हमारे लोकतंत्र की जनाजा निकल चुका है, हमारे व्यवस्था की जनाजा निकल चुका है, इसलिए मैं उस अर्थी को यूज किया। आज ये सैनिटरी पैड को गले में माला इसलिए पहनाया कि भाई कोई इसको माला थोड़ी पहनता है, लेकिन मैं इसको माला पहना ताकि जाने लोग पूरे देश में कि सैनिटरी पैड की माला भी एक कोई चीज़ है, इसको कहीं यूज किया जाता है, इसकी वजह से ज़िंदगी बचती है, जान बचती है। लेकिन आज इसको दरकिनार कर दिया गया है, तरह तरह के मुद्दे की बात किया जा रहा है, जनता को भटकाया जा रहा है। लेकिन महिलाएं आज इसके साथ खड़ी हो जाएं, चुनाव उलट पलट कर देंगी। आज ये सैनिटरी पैड की वजह से सारी देश की महिलाएं मेरे साथ हैं। तो चलिए अब आपको नागपुर लिए चलते हैं, जहां से तस्वीर सामने आई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा गरीबों को दबाया है, वहीं कांग्रेस भी यही करती आई है। साथ ही मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी शुरू से गरीबों और दलितों की हितैषी है। उन्होंने आतंकियों को छोड़ने को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और यह कहा कि मसूद अजहर को छोड़ने वाली पार्टी बीजेपी ही थी। कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत से ही अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी अधिकांश प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए फिर हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। इधर एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने अपना वादा पत्र जारी कर दिया है और अखिलेश यादव ने खुद इस वादा पत्र को जारी किया है। उसे घोषणा पत्र नहीं कह रहे हैं वो, और इसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ खूब सारी न सिर्फ बातें कही बल्कि ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश से ही अगला प्रधानमंत्री निकलेगा। तो चाय गरम में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं था।